हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा स्वतंत्रता की कोटि। एवं ये जो अपन को टॉपिक दिख रहा है, एक तो मोनो एटॉमिक के लिए, एकल परमाणु के लिए, द्विपरमाणु के लिए, त्रिपरमाणु के लिए। त्रिपरमाणु में भी दो कंडीशन, एक रेखीय एक अरेखीय, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक के लिए। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सवितरण फलन के बारे में, फिर प्रायिकता फलन के बारे में, फिर ऊर्जा का समिभाजन सिद्धांत, ठोस पदार्थों की ऊष्मधारिता, ड्यूल ऑफ पेटिटनियम, आइंस्टीन मॉडल व डिवाइस समीकरण के बारे में समझेंगे। एक बात याद रखना कि जो अपनी स्वतंत्रता की कोटि है, स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख देता हूँ। F बराबर 3n माइनस के। n क्या है? परमाणुओं की संख्या। जैसे एकल परमाणु के लिए बात करें स्वतंत्रता की कोटि, तो यहाँ पे एकल परमाणु, जैसे ये कोई एकल परमाणु है, यहाँ पे क्या है? बंधों की संख्या। n क्या है? परमाणुओं की संख्या। कैपिटल K क्या है? बंधों की संख्या। तो F बराबर 3n माइनस के स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करने का सूत्र किसके अनुसार? क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार, चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार। ठीक है, तो ये सूत्र है। अब एकल परमाणु के लिए बात करेंगे तो F बराबर 3n माइनस के सूत्र लगाना हमको। अब एकल परमाणु के लिए बात करेंगे, मोनो एटॉमिक के लिए बात करेंगे, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब एकल परमाणु है, एक परमाणु किससे बंध बनाएगा? एक परमाणु है, एक परमाणु किसके साथ बंध बनाएगा? किसी के साथ बंध नहीं बनाएगा, तो इसमें बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। तो K बराबर कितना? K बराबर है यहाँ पे 0। तो इस सूत्र में रखो F बराबर 3 गुणा 1 माइनस 0। तो F बराबर 3, इसकी क्या हो गई? स्वतंत्रता की कोटि हो गई। यदि क्वेश्चन में कई टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है वो आप लोगों से। यदि कोई अणु x दिशा में गति कर रहा है तो बताओ स्वतंत्रता की कोटि कितनी है। यदि कोई अणु x दिशा में गति कर रहा है तो स्वतंत्रता की कोटि होगी 1। यदि कोई अणु y दिशा में गति कर रहा है तो बताओ स्वतंत्रता की कोटि कितनी है? 1। यदि कोई अणु x y दिशा में गति कर रहा है तो बताओ स्वतंत्रता की कोटि कितनी है? 2। यदि कोई अणु x y z तीनों दिशाओं में गति कर रहा है, अर्थात त्रिविम गति कर रहा है, तो बताओ स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? 3। ने कितनी होगी? 3 होगी। तो यहाँ पे एक परमाणु अणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी है? 3 होती है। एकल परमाणु अणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि है 3। ये कब है? सामान्य ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस पर है। ये सामान्य ताप पर स्वतंत्रता की कोटि है 3। ठीक है, जब एक परमाणु अणु के लिए बात करें, द्विपरमाणु अणु के लिए बात करें, त्रिपरमाणु अणु के लिए बात करें, सामान्य ताप पर स्वतंत्रता की कोटि हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। एकल परमाणु अणु के लिए, द्विपरमाणु अणु के लिए, त्रिपरमाणु अणु के लिए। अब मैं सामान्य ताप क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन क्या है? सामान्य ताप बोलने के पीछे का रीजन क्या है? जैसे कोई अणु है, यदि हम उस अणु को टेम्परेचर देंगे तो जो अणु के अंदर परमाणु होते हैं, परमाणु क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं और घूर्णन करने लगते हैं। अब घूर्णन और कंपन को बताने के लिए और निर्देशांकों की आवश्यकता होती है और अन्य चरों की आवश्यकता होती है। ये स्वतंत्रता की कोटि है। ये जो F बराबर 3n माइनस के है, ये स्थानांतरित गति के लिए ही है। किसके लिए? स्थानांतरित गति के लिए ही है ये सूत्र। स्थानांतरित गति के लिए, एकल परमाणु अणु के लिए, द्विपरमाणु अणु के लिए, त्रिपरमाणु अणु के लिए और बहुपरमाणु अणु के लिए हम स्वतंत्रता की कोटि इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। F बराबर 3n माइनस के। n क्या है? परमाणु की संख्या। कैपिटल K क्या है? बंधों की संख्या। ठीक है, अब जैसे द्विपरमाणु अणु के लिए बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द्विपरमाणु अणु के लिए समझे, n बराबर कितना आ जाएगा? 2। अब देखो किसके लिए बात करें? द्विपरमाणु अणु के लिए। जैसे एक अणु, एक परमाणु, द्विपरमाणु अणु, एक परमाणु यहाँ पे और एक परमाणु यहाँ पे, तो इस परमाणु और इस परमाणु के बीच में कितना बंध है? एक बंध है। कितना बंध है? एक बंध है। तो K बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो इस सूत्र में मान रखो F बराबर 3 गुणा 2 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। द्विपरमाणु अणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी आ गई? 5 आ गई। द्विपरमाणु अणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी आ गई? 5 आ गई।
ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज में कंफ्यूजन होगा कि जैसे ऑक्सीजन है, O2 में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड N2 में, और F में तो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इन में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। यदि हम अणु N2 अणु के लिए बात करेंगे तो क्या K बराबर 3 लेंगे? यदि हम O2 अणु के लिए बात करेंगे तो क्या हम K बराबर 2 लेंगे? तो यदि हम N2 के लिए बात करें, यदि हम O2 के लिए बात करें, यहाँ पर ये से नहीं देखना हम लोगों को कि 3 बंद बन रहा है, इनके बीच में 2 बंद बन रहा है, ऐसे नहीं देखना है। आपको कैसे देखना है क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन में कहें द्विपरमाणु अणु के लिए, त्रिपरमाणु अणु के लिए, 4 परमाणु अणु के लिए, कैसे भी, या N2 के लिए बात पूछ ले, जैसे ऐसे समझो N2 अणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 बंद है, लेकिन 3 बंद नहीं लेने, केवल एक बंद लेना है। इसी कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझना है। एक परमाणु अणु के लिए K बराबर 0, ठीक है। द्विपरमाणु अणु के लिए K बराबर 1, त्रिपरमाणु अणु के लिए K बराबर 2 भी होगा और 3 भी होगा। 2 कब होगा, 3 कब होगा, इसको समझे। 2 जैसे यदि कोई अणु रेखीय है, लीनियर है, यदि कोई अणु रेखीय है तो एक परमाणु यहाँ पे, एक परमाणु यहाँ पे और एक परमाणु यहाँ पे, तो एक बंद इस परमाणु और इस परमाणु के बीच एक बंद, इस परमाणु और इस परमाणु के बीच एक बंद, तो त्रिपरमाणु अणु के लिए कितने बंद हो गए, 2 बंद। तो K बराबर यदि को हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि त्रिपरमाणु अणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करो, अब क्वेश्चन देखना है कि किसके लिए बात करें, यदि अणु को रेखीय है या साइक्लिक है, चक्रीय है या अरेखीय है। यदि अणु रेखीय है तो K बराबर हमको लेना है 2। कैसे लेना है, जैसे एक परमाणु यहाँ पे, एक परमाणु यहाँ पे, एक परमाणु यहाँ पर, तो एक बंद ये, एक बंद ये, तो K बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। जैसे यदि कोई अणु अरेखीय है, अरेखीय का मतलब साइक्लिक, चक्रीय, तो ऐसे समझिए, जैसे एक परमाणु यहाँ पे ले लिया, एक परमाणु यहाँ पे ले लिया, एक परमाणु यहाँ पे ले लिया, और ये ऐसे साइक्लिक चक्रीय, तो एक बंद, एक बंद और एक बंद, कितने बंद हो गए, 3 बंद। तो K बराबर कितना लेना है, 3 लेना है, यानी K बराबर 3 लेना है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि F बराबर 3n के जो सूत्र है उसमें K बराबर 1 कब लेना है, K बराबर 2 कब लेना है, K बराबर 3 कब लेना है, ठीक है। अब N2 के लिए चिर सम्मत भौतिकी की सहायता से स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 बंद बनते हैं, जिसमें एक सिग्मा होते हैं, 2 पाई होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 3 बंद नहीं लेना है, K बराबर 3 नहीं लेना है, यहाँ पर हमें K बराबर 1 लेना है, K बराबर 1 लेना है। इसको कैसे समझे, कंफ्यूजन, जैसे सपोज नाइट्रोजन का कोई एक परमाणु मान लेते हैं, A मान लेते हैं, या आप तो ऐसे इसको रहने दो, ऐसे ही समझो। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम दोनों को जो K बराबर, यहाँ पे 2 नहीं लेना है, यहाँ पर K बराबर 1 लेना है। आप तो दिमाग में ये याद रख लो कि द्विपरमाणु अणु के लिए K बराबर 1 लेना है, एकल परमाणु अणु के लिए K बराबर 0, त्रिपरमाणु अणु के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 2 कब होगा, जब अणु रेखीय हो, लीनियर हो, तो 2 होगा। यदि अणु अरेखीय है, यदि अणु अरेखीय है, इसका मतलब यदि अणु चक्रीय है, चक्रीय है इस टाइप से, तो K बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो इस तरह से हमें स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, स्वतंत्रता की कोटि। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आया होगा आप लोगों के, क्वेश्चन की सहायता समझते हैं। क्वेश्चन है जैसे CO2, एक तो है कार्बन और 2 है ऑक्सीजन। अब इसके लिए हमें स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करनी है। तो एक तो है कार्बन, 2 है ऑक्सीजन, तो कितने परमाणु हैं टोटल, 3 परमाणु है। कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु है। तो कैसा अणु, त्रिपरमाणुक अणु है। कैसा अणु है, त्रिपरमाणुक अणु है, ठीक है। अब स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या है, F बराबर 3n - k, 3n - k। अब इसकी देख लेते हैं संरचना। इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O,
अब यहाँ पे दो बंद दिए, दो बंद दिए, ऐसे नहीं लेना है, दो बंद दिए, दो बंद दिए, ऐसे हमको नहीं लेना है। दो परमाणुओं के बीच कितने ही बंद हो, आपको दो बंद दिखे, तीन बंद दिखे, आपको केवल एक बंद लेना है। नहीं समझे बात को? दो परमाणुओं के बीच आपको तीन बंद दिखे, चाहे दो बंद दिखे, कुछ भी दिखे, लेकिन हमें केवल एक बंद लेना है दो परमाणुओं के बीच में। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बंद, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बंद। यहाँ पे दो, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन इसे हमें डबल बॉन्ड नहीं लेना है, केवल एक बंद लेना है, केवल एक बंद मानना है। एक बंद ये, एक बंद ये, के बराबर कितना हो गया? दो हो गया। इस कॉन्सेप्ट को समझ ही लियो आप लोग। दो परमाणुओं के बीच आपको तीन बंद दिखे, चाहे दो बंद दिखे, चाहे एक बंद दिखे, आपको के बराबर एक लेना है। यहाँ पे इस परमाणु और इस परमाणु के बीच डबल बॉन्ड है, लेकिन आपको के बराबर क्या लेना है? एक लेना है। इस परमाणु और इस परमाणु के बीच डबल बॉन्ड है, लेकिन के बराबर एक लेना है। ये बात को समझो आप। अब यहाँ पे n बराबर कितना है? n बराबर सबको दिख रहा है 3 है, तो f बराबर 3 गुणा 3 माइनस 2 बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। तो CO2 अणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करने का ये सूत्र है। जैसे फ्लोरीन F2 के लिए ज्ञात करें, F2, ठीक है, F सिंगल बॉन्ड F, ठीक है, परमाणु कितने हैं? दो, परमाणु दो है, तो n बराबर कितना आ गया? 2। फ्लोरीन और फ्लोरीन दो परमाणु है, दो परमाणुओं के बीच केवल एक बंद लेना है। दो परमाणु के बीच चाहे दो बंद दिखे, चाहे तीन बंद दिखे, लेकिन केवल एक बंद मानना है। कितना मानना है? केवल एक बंद मानना है। इस बात को ध्यान से समझ लो। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन सही नहीं होगा। कितना मानना है? के बराबर एक, दो परमाणु के बीच के बराबर एक लेना है। तो यहाँ पे रख दो सूत्र में F बराबर 3n माइनस के, तो 3 गुणा 2 माइनस 1 कितना आ गई? 5। तो ये स्वतंत्रता की कोटि ज्ञात करने का सूत्र है। जब हम अणु का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अणु क्या करने लगता है? अणु के अंदर जो परमाणु होते हैं घूर्णन करने लगते हैं, रोटेशन करने लगते हैं और कंपन करने लगते हैं। यदि हम टेम्परेचर को और अधिक बढ़ाएंगे तो अणु कंपन करने लगेगा। तो घूर्णन व कंपन को बताने के लिए अन्य स्वतंत्रता की कोटियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। घूर्णन व कंपन को बताने के लिए अन्य निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, अन्य चरों की आवश्यकता होगी, अतः फिर क्या बढ़ेगी? स्वतंत्रता की कोटि बढ़ेगी, ठीक है। अब एक होता है सवितरण फलन। अभिगम्य अवस्थाओं का योग सवितरण फलन कहलाता है। आप लोगों के दिमाग से गुजर गया होगा, क्या बोला मैंने? अभिगम्य अवस्थाओं का योग सवितरण फलन कहलाता है। नहीं समझ में आया? सूत्र याद रखो, z बराबर होता है a की पावर माइनस बीटा En। z बराबर क्या होता है? चाहे यहाँ पे E ले लो आप, E एनर्जी है, बीटा उष्मागतिक प्राचल है। बीटा क्या है? उष्मागतिक प्राचल। E एनर्जी है और E चरघातांक है। ये z का सूत्र होता है, सवितरण फलन का ये सूत्र होता है, z बराबर माइनस बीटा E। एक होता है प्रायिकता फलन, प्रायिकता फलन को P से दिखाते हैं, और ये होता है a की पावर माइनस बीटा E। सॉरी, जो सवितरण फलन होता है, सवितरण फलन का सूत्र होता है समेशन n बराबर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे En। बाय मिस्टेक गलत बोल दिया था पहले, तो z बराबर समेशन a की पावर माइनस बीटा En, और n बराबर 0 से लेकर अनंत तक यहाँ पे ले सकते हैं। अब सवितरण फलन क्या है? अभिगम्य अवस्थाओं का योग सवितरण फलन कहलाता है। अब सवितरण फलन एक असतत फलन है। असतत फलन है तभी तो हम लोगों ने समेशन लिया। यदि सतत फलन होता तो हम ये समाकल वाला चिन्ह लेते हैं। ये तो आप लोग अच्छी तरीके जानते हो। तो ये तो क्या है? जेड। और प्रायिकता फलन के लिए बात करें तो प्रायिकता फलन को दिखाते हैं P से। तो P बराबर होता है a की पावर माइनस बीटा En अपॉन जेड। जेड क्या है? सवितरण फलन। जेड क्या है? सवितरण फलन। एक सिद्धांत ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत। ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से
संबंधित ऊर्जा 1/2 kT होती है। ऊर्जा के समय विभाजन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित ऊर्जा 1/2 kT होती है। तो ऊर्जा का संविभाजन सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा के संविभाजन सिद्धांत के अनुसार आंतरिक ऊर्जा बराबर होता है F क्या है? स्वतंत्रता की कोटि गुणा 1/2 kT गुणा 1/2 kT ऊर्जा का संविभाजन सिद्धांत। ठीक है। अब ऊष्माधारिता की बात की जाए, मैं ठोस पदार्थों की ऊष्माधारिता। अब एक चीज समझना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट खास बात बताने वाला हूँ। ठोस पदार्थों की ऊष्माधारिता द्विव परमाणुक अणु के लिए, किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं? द्विव परमाणुक अणु के लिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, द्विव परमाणुक अणु के लिए। ठीक है। द्विव परमाणुक अणु के लिए जब चिर सम्मत भौतिकी की सहायता से ऊष्माधारिता की गणना की गई, तो ये ऊष्माधारिता आती है अपने पास 7/2 कैपिटल R। 7/2 कैपिटल R। ध्यान से समझो, नहीं समझ में आया आप लोगों के? समझने की कोशिश की होगी तब तो समझ में आएगा ना। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। द्विव परमाणुक अणु के लिए, किसके लिए? द्विव परमाणुक अणु के लिए चिर सम्मत भौतिकी की सहायता से जब हमने ऊष्माधारिता की गणना की, कैलकुलेशन की, तो ये ऊष्माधारिता अपने पास आई 7/2 गुणा R गैसीय नियतांक, इस बात को आप लोग जानते हो। ठीक है। ये अपने पास ऊष्माधारिता है, लेकिन ये जो ऊष्माधारिता है, ये ऊष्माधारिता क्वांटम यानी कि क्वांटम भौतिकी को संतुष्ट नहीं करती। यह जो ऊष्माधारिता है, यह ऊष्माधारिता क्वांटम भौतिकी को संतुष्ट नहीं करती। जो द्विव परमाणुक अणु के लिए लैब में जो ऊष्माधारिता कैलकुलेट की गई, द्विव परमाणुक अणु के लिए जो प्रैक्टिकली ऊष्माधारिता की गणना की गई, और ये जो अपने पास ऊष्माधारिता आई चिर सम्मत भौतिकी की सहायता से 7/2 R, ये दोनों ऊष्माधारिता समान नहीं है। इन दोनों में काफ़ी अंतर आता है। इन दोनों में काफ़ी अंतर आता है। तो जो चिर सम्मत भौतिकी की सहायता से द्विव परमाणुक अणु के लिए ऊष्माधारिता की गणना की गई तो 7/2 R आई, लेकिन ये क्वांटम भौतिकी व प्रायोगिक वक्र को संतुष्ट नहीं करती है। इस कारण यहाँ पे ये जो चिर सम्मत भौतिकी है, चिर सम्मत भौतिकी असफल हो जाती है। यानी क्या? चिर सम्मत भौतिकी असफल हो जाती है। फिर एक वैज्ञानिक आता है, ड्यूलॉग नाम का वैज्ञानिक आता है। ड्यूलॉग नाम का वैज्ञानिक द्विव परमाणुक अणु के लिए ऊष्माधारिता की गणना करने लगता है, और ये द्विव परमाणुक अणु के लिए ऊष्माधारिता की गणना करता है, और ये ऊष्माधारिता आती है 3R। कितनी? 3R। लेकिन ये जो ऊष्माधारिता है, ये हाई टेम्परेचर पर, किस पर है? हाई टेम्परेचर पर। बात को समझो। द्विव परमाणुक अणु के लिए जब चिर सम्मत भौतिकी असफल हो गई, तो चिर सम्मत भौतिकी असफल हो गई तो फिर क्वांटम भौतिकी आई। ने क्या आई? क्वांटम भौतिकी आई। लेकिन उसके बाद में समझेंगे, पहले इसको समझो। ये जो ड्यूलॉग नाम का वैज्ञानिक था, ड्यूलॉग नामक वैज्ञानिक ने द्विव परमाणुक अणु के लिए ऊष्माधारिता की गणना की, तो उच्च ताप पर जो ऊष्माधारिता आई वो 3R आई, और इनकी जब प्रैक्टिकली उच्च ताप पर इनकी ऊष्माधारिता आई वो भी 3R के लगभग आई। तो उच्च ताप पर तो इनकी ड्यूलॉग पेटिट वैज्ञानिक ने ऊष्माधारिता की गणना कर दी और ये सफल भी हो गया। लेकिन निम्न ताप पर, एट लो टेम्परेचर, निम्न ताप पर जब इसने ऊष्माधारिता की गणना की और प्रैक्टिकली निम्न ताप पर जो ऊष्माधारिता आई उसमें ये असफल हो गया। कौन? ड्यूलॉग। यानी कि ड्यूलॉग उच्च ताप पर ऊष्माधारिता की गणना करने में तो सफल हो गया, लेकिन निम्न ताप पर उच्च ऊष्माधारिता की गणना करने में असफल हो गया। तो फिर इनकी निम्न ताप पर ये क्या हो गया? असफल हो गया। फिर आइंस्टीन आता है। कौन आता है? आइंस्टीन आता है। फिर आइंस्टीन ने भी ऊष्माधारिता की गणना करने के लिए सूत्र दिया। ने क्या दिया? आइंस्टीन ने ऊष्माधारिता की गणना करने के लिए सूत्र दिया। इसने सवितरण फलन का उपयोग किया और इसने एक अपना ऊष्माधारिता की गणना करने के लिए एक सूत्र दिया, CV बराबर 3R थीटा बी अपॉन टी। सॉरी, थीटा बी नहीं है यहाँ पे, थीटा ई है। थीटा ई आइंस्टीन ताप है, थीटा ई का होल स्क्वायर। ठीक है। और ई की पावर थीटा ई। ठीक है। थीटा बी अपॉन टी बटा ए की पावर
थीटा बी अपॉन टी -1 का होल स्क्वायर। ये इसने सूत्र दिया, मैं बार बार ये लिख देता हूँ, थीटा ई है भैया, और थीटा ई आइंस्टीन ताप है। आइंस्टीन ताप कैसे है ये, इसको समझो। थीटा ई को चिर सम्मत भौतिकी के अनुसार ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है, एनर्जी ताप के समानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो E बराबर KT, ठीक है। जबकि क्वांटम भौतिकी के अनुसार ऊर्जा ताप के समानुपाती न होकर आवृत्ति के समानुपाती होती है, तो E बराबर आएगा h म्यू। अब इन दोनों को बराबर किया तो h म्यू बराबर KT, h म्यू बराबर KT, तो h म्यू बराबर क्या आ गया, KT आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ h म्यू बराबर KT। अब यहाँ पे h म्यू बटा k बराबर क्या है, T, यानी कि h म्यू बटा k और टेम्परेचर ये दोनों क्या है, इक्वल है। h म्यू बटा k बराबर टेम्परेचर, यानी कि h म्यू बटा k की जो बीमा है और t की जो बीमा है वो समान है। h म्यू बटा k की जो बीमा है और t की जो बीमा है वो समान है, ये दोनों तुल्य हैं। तो h म्यू अपॉन k को यहाँ पे इसने एक, ये भी ताप है और ये भी ताप है, तो इस ताप को यहाँ पे दिखाया गया है थीटा डी से, यानी आइंस्टीन ताप, थीटा ई आइंस्टीन ताप। तो ये सूत्र इसने दिया। अब उच्च ताप पर इस सूत्र की सहायता से आइंस्टीन ने ऊष्माधारिता की गणना की। उच्च ताप पर इस सूत्र की सहायता से आइंस्टीन ने ऊष्माधारिता की गणना की, तो ये भाई ड्यूलॉग-पेटिट नियम को संतुष्ट कर देता है, ड्यूलॉग-पेटिट नियम को संतुष्ट कर देता है। लेकिन जब निम्न ताप पर इस सूत्र की सहायता से ऊष्माधारिता की गणना की गई, तो निम्न ताप पर इस सूत्र की सहायता से ऊष्माधारिता की गणना की गई, तो आइंस्टीन ने बताया कि निम्न ताप पर ऊष्माधारिता चर घातांकीय रूप से घटती है। निम्न ताप पर ऊष्माधारिता चर घातांकीय रूप से घटती है, चर घातांकीय रूप से घटती है। लेकिन जब इनकी प्रैक्टिकली देखा गया तो निम्न ताप पर ऊष्माधारिता, निम्न ताप पर ऊष्माधारिता में परिवर्तन, निम्न ताप पर ऊष्माधारिता Cv में परिवर्तन ताप की तृतीय घात के समानुपाती होता है। निम्न ताप पर ऊष्माधारिता में परिवर्तन ताप की तृतीय घात के समानुपाती होता है। निम्न ताप पर ऊष्माधारिता में परिवर्तन ताप की तृतीय घात के समानुपाती होता है। जबकि आइंस्टीन मॉडल क्या कहता है कि निम्न ताप पर ऊष्माधारिता चर घातांकीय रूप से घटती है, तो यहाँ पर आइंस्टीन थोड़ा सा असफल हो जाता है। इस जगह पर आइंस्टीन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। कब, निम्न ताप पर। अब उच्च ताप पर तो ड्यूलॉग ने भी समझा दिया था, ड्यूलॉग भी निम्न ताप पर असफल हुआ। किसके लिए बात चल रही, द्विपरमाणु कणों के लिए बात चल रही है। अब बात करें उच्च ताप पर, उच्च ताप पर आइंस्टीन भी सफल हो गया, लेकिन निम्न ताप पर असफल हो गया। फिर किसने अपना मॉडल दिया, डीबाई ने अपना मॉडल दिया, डीबाई ने मॉडल दिया, ठीक है, डीबाई ने अपना एक मॉडल दिया। इस पूरे को मिटा देता हूँ 5 मिनट के लिए। और डीबाई नामक वैज्ञानिक ने ऊष्माधारिता की गणना करने के लिए एक सूत्र दिया। सूत्र क्या है, Cv बराबर 3R गुणा 3/x0 क्यूब न समेसन 0 से लेकर x0 x की पावर 4 e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और dx। ये सूत्र दिया किसने, डीबाई ने। डीबाई ने ऊष्माधारिता की गणना करने के लिए ये सूत्र दिया। अब यहाँ पे x क्या है, x है यहाँ पे h म्यू अपॉन KT। x0 क्या है, x0 है h म्यू मैक्सिमम अपॉन KT, h म्यू मैक्सिमम अपॉन KT। और डीबाई ने जो टेम्परेचर दिया थीटा डी, डीबाई टेम्परेचर है थीटा डी, यह है h म्यू मैक्सिमम बटा K, h म्यू मैक्सिमम बटा K। तो डीबाई नामक वैज्ञानिक ने ऊष्माधारिता की गणना करने के लिए यह सूत्र दिया। यह सूत्र हाई टेम्परेचर पर भी सफल हो गया और लो टेम्परेचर पर भी सफल हो गया। जब इस सूत्र को लो टेम्परेचर पर गणना की गई तो इस सूत्र से मान आता है Cv बराबर 12/5
पाई की पावर 4 कैपिटल आर के अपॉन एच म्यू मैक्सिमम अपॉन टी क्यूब नेट टी क्यूब। यहाँ पे 12 नियत 5 नियत पाई नियत कैपिटल आर नियत नेट के वोल्टेज मान नियतांक है। वोल्टेज मान नियतांक का मान होता है 1.38 गुणा 10⁻⁻23। नेक्स्ट म्यू मैक्सिमम आवृत्ति नियत एच क्या प्लांक नियतांक का मान होता है 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे ये सब क्या है, पूरा का पूरा पार्ट कांस्टेंट है, तो सी भी समानुपाती टी क्यूब। और प्रैक्टिकली जब लेब में निम्न ताप पर ऊष्माधारिता की गणना की गई, तो निम्न ताप पर ऊष्माधारिता में ताप के सापेक्ष जो परिवर्तन आता है ताप की तृतीय घात के समानुपाती होता है। यहाँ पर निम्न ताप पर ऊष्माधारिता में परिवर्तन ताप की तृतीय घात के समानुपाती आ गया, डिवाई सफल हो गया। उच्च ताप पर भी सफल हो गया, निम्न ताप पर भी सफल हो गया। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो। मैंने डिटेल में किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि चीज़ें कैसे आई। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।